जी हाँ मित्रों, तो हम लोग देखते हैं कि ये जून महीना और उसका वीक 4 यानी 22 से लेके 30 जून तक में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। और उसमें शुरुआत करते हैं इकोनॉमी। इस वीडियो में इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, एथिक्स, अलग अलग विषय बाकी सब वीडियोज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमी, और इकोनॉमी मैं पढ़ाता हूँ 6 पिलर में। उसमें पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसमें बात करते हैं अल साल्वाडोर में बिटकॉइन बना लीगल टेंडर। तो पहला प्रश्न, लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर मतलब ऐसी कोई करेंसी, कॉइन जो कि सामने वाली पार्टी आपके देश में उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती। आपने चाय पिया, रुपये में देंगे, वो करेंसी लेगा भारत का आदमी, यस। आपने बैंक से लोन लिया है, आप रुपया वापस करेंगे तो बैंक मैनेजर आपसे लेगा, यस। वो ऐसी जिद नहीं कर सकता मुझे डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, युआन चाहिए। सो दैट इज़ लीगल टेंडर। तो ऐसा अल साल्वाडोर नाम के देश में लीगल टेंडर कौन सा है? उनका अपनी लोकल करेंसी थी, फिर करीब साल 2001 में उनको लगा कि वो कौन प्रिंटिंग करे और उसमें सब मनी सप्लाई और सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी, बेहतर हम लोग अमेरिकी डॉलर को ही अपनी लीगल टेंडर मानते। मतलब इतने सालों तक वहाँ पर जो भी सैलरी पेमेंट, टैक्स पेमेंट, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब होता था, कौन सी करेंसी यूज़ करते थे वो? अमेरिकन डॉलर्स। प्रश्न, उनके पास अमेरिकन डॉलर्स कैसे आते होंगे? उसका जवाब है कि हर साल करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अल साल्वाडोर में रेमिटेंस के रूप में आते हैं। रेमिटेंस मतलब उनके फैमिली मेम्बर जो अलग अलग दूसरे देशों में गए होंगे, वहाँ काम करते हैं और अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। और ये मतलब छोटा सा देश है, तो स्वाभाविक है इतनी करेंसी में उनका सब गुजारा चल जाता है। सो दे आर यूजिंग डॉलर्स एज देयर करेंसी। नाउ एडिशनली साल 2021 में उन्होंने कहा कि हम एक और लीगल टेंडर एक्सेप्ट करते हैं जिसका नाम होगा बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ने, जैसे भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया, ऐसी करेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट को सपना आ गया, तो उन्होंने कहा कि बिटकॉइन को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान रहा है। मतलब वहाँ पर आपने वट एवर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट करना है, सैलरी देना है, तो दो करेंसी नाउ दे आर अलाउइंग। अमेरिकन डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं और बिटकॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न है तो फिर अमेरिकी डॉलर और बिटकॉइन के बीच क्या एक्सचेंज रेट होगा? किसी को बिटकॉइन खरीदना है, वैसे तो उसके 3 तरीके हैं। आप एक तो माइनिंग कीजिए, मतलब पावरफुल कंप्यूटर से आप उसका कोड सॉल्व करो और आपको बिटकॉइन मिले। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप किसी को अपनी कोई चीज़ें बेचें और फिर उसके सामने वो आपको पेमेंट के रूप में बिटकॉइन दे दे। और तीसरा हो सकता है कि एक्सचेंज करवा लो, आपके पास रुपया है, उसके बदले में बिटकॉइन ले लो किसी से। आपके पास डॉलर है, 50,000 डॉलर, 30,000 डॉलर किसी को दे दो और वो बिटकॉइन दे दे। सो दोज आर द वेज टू एक्वायर बिटकॉइन। हाँ, तो अल साल्वाडोर की जनता को भी बिटकॉइन खरीदना होगा सबसे पहले, या एक्सचेंज करके लेना होगा। अमेरिकी डॉलर उनके पास होंगे, वो देंगे, बिटकॉइन लेंगे। वो सारे एक्सचेंज रेट क्या होंगे? मतलब 1 बिटकॉइन इक्वल्स $50,000, $60,000। वो मार्केट फोर्सेस, बाजार शक्तियाँ तय करेगी सप्लाई डिमांड के हिसाब से किसको कितनी ज़रूरत है, एंड दे कैन एक्सचेंज इट विद अ पर्टिकुलर प्राइस। तो मतलब सरकार और सेंट्रल बैंक उसमें कोई भूमिका नहीं रखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर अल साल्वाडोर में इन्वेस्टमेंट लाते हैं, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूजुअली एफडीआई हम किसको कहते हैं? कोई एक कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अक्वायर करना, एंड एफआईआई अप टू 10% शेयर होल्डिंग। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट भी कोई ला रहा है और बिटकॉइन के स्वरूप में ला रहा है, तो उसे कुछ टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। मतलब समझिए, आपको सपोज यू आर अ फॉरेन कंपनी और आप वहाँ पर अपनी मैकडोनल्ड की दुकान शुरू करें या उनकी अल साल्वाडोर की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको प्रॉफिट होता है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? कुछ कुछ माफिया मिलेंगे आपको। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं अल साल्वाडोर में, उसे आप बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट होता है। ऐसे प्रॉफिट पर वैसे तो कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, लेकिन उसमें भी आपको माफ़ी मिलेगी इफ़ यू आर अ फॉरेन इन्वेस्टर ब्रिंगिंग बिटकॉइंस टू अल साल्वाडोर। तो ये सब चल रहा है। अब प्रश्न है कि उनके प्रेसिडेंट को ऐसा सपना क्यों आ गया?
उसके अलग अलग कारण हैं। एक तो वहाँ इनवर्ड रेमिटेंस के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग। अल साल्वाडोर के लोग जो अमेरिका या विदेशों में काम करते होंगे अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो सारे डॉलर गांव-गांव तक परिवार को पहुंचाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग पेनिट्रेशन इतना बेहतर है नहीं। और उनकी भी होगी कोई सेंट्रल बैंक, लेकिन वो सब नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम वगैरह बनाने की अभी बाकी है उन्हें। तो उन्हें लगता है ये बिटकॉइन अगर यूज़ करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद होगी, मतलब सब लोग उसके ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लें और आपस में पैसा बिटकॉइन के रूप में ट्रांसफ़र करें। तो ये तो मतलब ऐसा ऑफिशियल कारण कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन असल में कारण ये है कि ये अल साल्वाडोर देश, उसमें करप्शन और इकोनॉमिक स्लोडाउन है, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ आते नहीं। तो प्रेसिडेंट उनको बिटकॉइन का लॉलीपॉप दे के बुला रहे हैं। वो ऐसे कि आप समझिए कि कोई ऐसा ईविल फॉरेन बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है और वो उसने बिटकॉइन में स्टोर किया है और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता है। अब अमेरिका या यूरोप में जाएगा तो दे विल आस्क द सोर्स ऑफ फंडिंग कि आपने बिटकॉइन कैसे कमाए, कहाँ से लाए। तो लेकिन यहाँ पर उसे मनी लॉन्ड्रिंग करना हो, टैक्स इवेजन करना हो तो मदद मिले, इसके लिए तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, ये एक प्रकार से मतलब शायद उनका प्लान है कि मुझे टैक्स हेवन बनना है, कर स्वर्ग। जैसे ये होते हैं मार्शल आइलैंड, मॉरिशस, लैंकनस्टाइन, केमन आइलैंड्स, ये सब क्या करते हैं, फॉरेनर्स को बोलते हैं कम टैक्स आपसे लेंगे, आप यहाँ पर आइए, इन्वेस्ट कीजिए। और उनका तो छोटा ही देश होता है, तो मान लीजिए कि वो अगर 2% भी टैक्स मांगे तो काम चल जाएगा उनका। तो वेरेज इंडिया जैसे बड़े देश को तो 15 to 40% टैक्स मांगना होगा, तभी हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम सारी आबादी को मदद कर सकें। खैर, तो ये सब उसके कारण हो सकते हैं, ऐसी लंबी लंबी वहाँ पर कमेंट्री चल रही। दूसरा, उसके खुद के प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट और अपोजिशन लीडर के साथ बंद नहीं रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट करवाता है। जैसा नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है, अल साल्वाडोर में भी प्रचंड धमाल जारी है। तो मीडिया अटेंशन भटकाने के लिए भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं। जैसा नेपाल में भी आप जानते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल है, तो उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि भारत का जन्म भी नहीं हुआ था तब योगा का जन्म नेपाल में हुआ था। तो ये सब क्या है, ध्यान भटकाने की कोशिश है मूल मुद्दे से कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। तो ये सब पीएचडी कुछ काम की है भाई हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, जहाँ से रिक्रूटमेंट होता है आईएएस आईपीएस वगैरह। हम लोग ईपीएससी अल साल्वाडोर की पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उसका ईएस और ईपीएस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी पंचायत असल में कुछ काम की नहीं, फालतू में कुछ लोग घुस घुस के पीएचडी करते हैं, असल में कुछ काम करें। एक लाइन का मुद्दा है, अल साल्वाडोर में अमेरिकी डॉलर भी था और बिटकॉइन भी लीगल टेंडर के रूप में अलाउ किया है। क्यों अलाउ किया है, उससे क्या दुनिया बदल जाएगी? दुनिया बदलने वाले जो बड़े देश हैं उनका रवैया आप चेक करिए। व्हाट अबाउट चाइना? चाइना कहता है कि बिटकॉइन मतलब वो सब प्रतिबंध डाल दिया। भारत सरकार भी ऐसा बिल बना रही है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध हो। यूरोप वगैरह में भी कोई बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तो नहीं है। तो जो बड़े देश हैं उनका क्या रवैया है वो हमें पता होना चाहिए। अल साल्वाडोर के बिटकॉइन अलाउ करने नहीं करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इतनी लंबी चौड़ी ये कितने मिनट हुए, 10-12 मिनट तक क्यों आप बोलते रहे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये सब में टाइम वेस्ट ना करो आप। सीधा ही आजकल बोले ये काम का नहीं, तो कुछ लोग काउंटर कहते कि असल में आपको पढ़ाना नहीं आता इसलिए आप ऐसा बोलें कि ये काम का नहीं। भाई अब क्या साबित करना और क्या जीतना है? असल में व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल? परीक्षा पास करनी है, दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल। आगे पिलर 1 में मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस में बैंकिंग क्लासिफिकेशन आईडीबीआई वैसे सरकारी बैंक था जिसमें भारत सरकार की शेयर होल्डिंग थी, थोड़ी एलआईसी को बेची, अभी फिर भी थोड़ी बाकी है तो वो बेचने वाले। ये सब प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर पिलर 1 सी दैट इज सेबी शेयर मार्केट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और वो कंपनी के शेयर या कुछ ओनरशिप कुछ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उस पर सेबी ने कुछ आपत्ति जताई। क्या काम का है भाई? कुछ काम का नहीं। पुराने पेपर देख दो, ये सेबी शेयर मार्केट फाइनेंशियल स्कैम में से जो प्रश्न आते हैं वेरी बेसिक वन लाइनर टाइप की चीज़ पूछी जाती है, और डिटेल में जब पढ़े तो बहुत बड़ा कोई मुद्दा हो जैसे आईएलएफएस क्राइसिस या पंजाब नेशनल बैंक तो करना चाहिए। ऐसे तो छिटपुट तो 25 कंपनियों पर सेबी के बैन और रूलिंग्स चलती रहती है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो फिर सेकंड पिलर दैट इज़ बजट टैक्सेशन। बजट टैक्सेशन में काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। आप जानते हैं इकोनॉमी में तेज़ी मंदी चलती रहती है, बूम बस्ट बूम बस्ट।
रैपिड ग्रोथ, स्लो डाउन। तो ऐसे सीन में जब असल में स्लो डाउन हो तो सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए रोड बिल्डिंग, हाईवे, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि फ़ायदा क्या हो? गरीब लोगों को उसमें रोज़गार मिले। सो ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था। अब प्रश्न है कि अच्छा तो ज़्यादा पैसा स्पेंड कर, पैसा लाओगे किधर से? क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा था कोरोना के चलते टैक्स में सरकार को आमदनी नहीं हो रही है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII, एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप इंडस्ट्रियल लॉबी है, उसने ये सजेस्ट किया कि RBI शुड एक्सपांड इट्स बैलेंस शीट। यानी आसान शब्दों में कहे कि RBI ने नए नोट छापकर सरकार को दे देने चाहिए। बैलेंस शीट एक्सपांड करने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है वो असल में RBI की लाइबिलिटी है। तो जब हम कहें बैलेंस शीट को एक्सपांड करो, उसका मतलब क्या? ये लाइबिलिटी साइड को एक्सपांड करो, इस साइड एसेट साइड को एक्सपांड करो। सो बेसिकली दे आर सेइंग ज़्यादा पैसा प्रिंट करो और बस उससे सारे विकास के काम करो। लेकिन ये उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट छापे गए लेकिन बाज़ार में अगर असल में उतने अगर प्याज टमाटर नहीं है और मज़दूरों को बहुत ज़्यादा हमने रोड बनवा कर पैसा दे दिया, लो 500 रुपये रोज़ के, सो देन व्हाट विल हैपन? उनके पास 500 रुपये, बाज़ार में प्याज टमाटर नहीं है, वो ज़्यादा पैसा ऑफर करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। सो इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। भारत में पहले ही इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ये कर नहीं सकते। दूसरा एक सजेशन ये चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में पे रेशियो को कॉम्प्रेस किया जाए। कोई भी कंपनी में ऊपर होता है CEO और नीचे होते हैं वर्कर्स। अभी मान लीजिए वर्कर को 1 रुपया सैलरी मिलती हो और CEO को 17 रुपये सैलरी मिलती हो, तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह क्यों ना ऐसा किया जाए कि वर्कर को मान लीजिए 3 रुपये सैलरी दी जाए और ये CEO हो उसको 7 रुपये सैलरी दी जाए। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? कंपनी का एक तो बोझ कम होगा, CEO को सैलरी कम जाएगी तो, और उसमें से जो पैसा बचा वर्कर्स को थोड़ा थोड़ा दिया जाए और उस पैसों से वर्कर जाके बाज़ार से शॉपिंग करें एंड इट कैन हेल्प। तो ये काम कर सकते हैं। और इसमें सरकार ने मतलब खुद से कुछ ना तो टैक्स लेना देना है ना सब्सिडी लेनी देनी है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। दिस विल नॉट रिक्वायर RBI टू प्रिंट एनी मनी और गवर्नमेंट टू गिव एनी बोरो मनी और गिव मनी और एनीथिंग। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका कुछ सजेशन दिया जा रहा है कि अमीर लोगों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए, संपत्ति कर। लेकिन वो सब कलेक्शन करना मुश्किल है। लोगों के पास 5 करोड़ का बंगला हो फिर भी कागज़ पे दिखाएंगे 5 लाख का ही बंगला है और फिर कम टैक्स देंगे, मेरे पास संपत्ति कम है तो कम टैक्स दूँ। तो मतलब ये वेल्थ टैक्स में कुछ मज़ा नहीं, उस कारण से उसको तो एबॉलिश भी करना पड़ा था। फिर एक सजेशन चल रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब वारिसदारों पर विरासत कर, बाप दादा मर जाएं और प्रॉपर्टी जब बेटे को जाए तो उस वक़्त उससे बहुत बड़ा टैक्स वसूला जाए, और ऐसा कुछ किया जाएगा तो बहुत पैसा आएगा एंड इट विल हेल्प। ऐसा इनहेरिटेंस टैक्स वैसे पहले भी था जिसे कहा जाता था एस्टेट ड्यूटी। चाय के बागान वगैरह है, बाप दादा मर जाते हैं, बेटों को मिले वो संपत्ति तो टैक्स सरकार लेती थी। लेकिन उस ज़माने में, ये मिड-80s की बात है, कई बार वो मरा कि जिंदा है, नीचे टैक्स भरा कि नहीं, ट्रैकिंग करना मुश्किल था। उस वक्त ये आधार कार्ड, पान कार्ड, सर्वेलेंस ये सब कम था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि सब लोगों का आधार कार्ड के साथ लिंकिंग, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का आधार कार्ड के साथ लिंकिंग, बैंक अकाउंट, पान कार्ड नंबर, डीमेट अकाउंट, सबका आधार कार्ड के साथ लिंकिंग। और फिर वो आदमी मर जाए तो मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड को लिंक करो, यू विल नो कि कौन मरा है और कितनी प्रॉपर्टी किसको गई है, सबको पकड़ के टैक्स लो। सो इट कैन हेल्प। ऐसी सब कॉलम चल रही है। फिर इसी ये सेकंड पिलर में, दैट इज़ बजट टैक्सेशन, एक मुद्दा आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब सरकार की इनकम कम हो, एक्सपेंस ज़्यादा हो तो घाटा जो हो जाता है उसकी भरपाई कैसे करें। और उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह। अभी RBI के एक रिसर्च पेपर ने कुछ 2 नए इंडिकेटर प्रपोज करी, RDGDF एंड रैको, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले। तो ये सब हम करेंगे भाई? नहीं करेंगे। वो इसलिए कि अभी ये प्रपोजल स्टेज पे और इतना एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स वो कब करना चाहिए? अगर 15th फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में लिख देता, इकोनॉमिक सर्वे अपने रिपोर्ट में लिख देता। RBI तो दर्जनों रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहता है, हर एक के अंदर क्या एडवांस लेवल की बात हुई हम करने बैठे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बेनिफिट दिखता नहीं, पुराने पेपर उठाओगी क्या असल में ऐसा पूछा जाता है। सो नॉट ग्रेटली इंपॉर्टेंट, सिवाय कि RBI ऑफिसर की इंटरव्यू में जा रहे हो और कुछ पढ़ो, या फिर
कि इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आप कुछ पढ़ाई करें तो बराबर है, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। फिर यही डेफिसिट के अंदर कोरोना 4 लाख एक्स ग्राशिया देश दो योजना इज़ नॉट पॉसिबल। कुल मिलाकर बात ये थी कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 में ये लिखा है कि जब भी कोई आपदा हो जाती है तो पीड़ित लोगों की मुआवजे के लिए कुछ पैसा न्यूनतम सहायता देनी चाहिए, ऐसा कानून में लिखा है। तो अब होम मिनिस्ट्री ने तो नोटिफाई किया कि कोरोना इज़ अ डिज़ास्टर, ये एक आपदा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL गई है कि जितने लोग मरे हैं उन सबको 4 लाख रुपए मिले, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है कि जब कोई डिज़ास्टर के चलते लोगों को मतलब नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सम मनी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, एक आदमी मरा उसको 4 लाख उसकी फैमिली को देना है, और ऐसे करीब समझिए 3.89 लाख, मतलब गिनो कि कुछ दिनों में 4 लाख तो मर ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितना होगा, 4 और 4 कितना, 16 लाख करोड़ या उससे भी ज़्यादा जो भी रकम सबको हमने देनी होगी। इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड द फीजल कैपेसिटी एंड फीजल अफोर्डेबिलिटी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ये सब याचिका है कि हम ये नहीं कर सकते वगैरह। सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस सब्सिडी, उसी के साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा है डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियां जैसे ONGC वगैरह। अभी ऐसी इसरो की भी एक सरकारी कंपनी थी अंतरिक्ष, और उसने कुछ सैटेलाइट डील करवाई थी, लेकिन वो डिवाइस मल्टीमीडिया के साथ वो कुछ बवाल हो गई। और आजकल सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब भी कुछ परेशानी हो जाए भारत सरकार से तो एक नया रास्ता उनको दिख गया है। अमेरिका के एयरपोर्ट पे जो एयर इंडिया के प्लेन पार्क हुए हैं उसकी जब्ती करवा कर नीलामी करो। तो ऐसा कुछ और केस चल रहा है, एक तो केन का तो चल ही रहा था, ये एक और चल रहा है। काम का है भाई, कुछ काम करें, आगे बढ़ो। हर केस, हर डिस्प्यूट वो कितना माइक्रोस्कोपिक है या कितनी इकोनॉमी एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से उसे समझना और तैयार करना चाहिए। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं। ऐसी सब सरकारी कंपनियों में आप जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस वगैरह कंपनी में देखिए, दे विल हायर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल और वहाँ रखेंगे। सरकारी कंपनियों में क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत अर्जी डाली और पता चला कि ज़्यादातर सरकारी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बैठे हैं वो ऐसे लोग हैं या तो BJP के साथ लिंक है या ऐसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो कि सरकार के मतलब पहले चहीते थे। तो इसमें हमको समझना क्या है भाई, डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट कंपनी। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग नियुक्त हैं वो पेट्रोनेज, मतलब वो दरबारदारी खुशामदखोरी करते थे इसलिए वहाँ पर बैठे, ना कि उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन या मेरिट है। तो जब आप बात करते हैं कि क्यों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस मेकिंग में या उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए मेरिट के आधार पर। मित्रों, ये इकोनॉमी 1 से 6 पिलर में हम पढ़ते हैं। सेकंड पिलर इज़ बजट टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस डेफिसिट सब्सिडी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। इसकी भी पूरी लंबी चौड़ी फ्री अपडेट सीरीज़ इंक्लूडिंग बजट इकोनॉमिक सर्वे वो मैं फ्री में चलाता हूँ। उस चीज़ का नाम है Win21 सीरीज़। ये Win21 सीरीज़ उसके अंदर सेकंड पिलर में 1-2 हफ्ते पहले जो काम किया था, तो हमने बजट डायरेक्ट टैक्सेस देख लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस GST देख लिया था। फिर पिलर 2 भी, वहाँ पर ब्लैक मनी, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स देखा था। बाकी के जो मुद्दे हैं यानी पिलर 2C में सब्सिडी, सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 2D में डिसइन्वेस्टमेंट डेफिसिट, FRBM एक्ट, फिर ये काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी वगैरह, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे फ्री में ही। और वो कौन सी तारीख को पढ़ने वाले हैं, तो जवाब है 27 जुलाई मंगलवार रात 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री अनलॉक कोड है mrunal.org। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है, तो मतलब ये जुलाई में 27 तारीख को रात 9 बजे ये अपडेट सीरीज़ में क्लास उसकी होगी। उसके अलावा अक्टूबर में मेरे ख्याल से 10 तारीख को UPSC प्रीलिम है, यानी कि 90 दिन बचे हैं, 3 मंथ्स लेफ्ट। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022 और उसकी 7 तारीख को UPSC मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। तो करीब ये कितना होता है, 180 डेज़, 6 महीने का समय है। सफिशिएंट है क्या?
पहले से जो तैयारी करें उनके लिए सफिशेंट है, बाकी तो मुश्किल है। खैर, ये इकोनॉमी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इकोनॉमी का पूरा फुल लेंथ कोर्स वो मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 15 जुलाई। टाइमिंग क्या होता है, रात 9 बजे, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर्स, एवरीवन कैन अटेंड इट। मिस भी हो जाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। हैंड आउट, पावर पॉइंट, वीकली क्विज, ये सब चीज़ें। और जैसे वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम होता है, एक फ़ीस आप दो और सारे शो अनलॉक हो जाएं, उसी तरह अनअकैडमी के ये प्लस प्लेटफॉर्म में एक ही फीस के अंदर सारे अलग अलग कोर्स अनलॉक हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब कुछ। और अब तो अलग अलग वाजीराम के प्रीवियस फॉर्मर टीचर्स जैसे पवनीत सिंह फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, हिमा बिंदु मैम फॉर एंथ्रोपोलॉजी, आतिश माथुर पॉलिटी के साथ दूसरे और भी लोग जुड़ रहे हैं अनअकैडमी पे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अटेंड इट, और चेकआउट के दौरान डिस्काउंट कोड यूज़ करें mrunal.org। उसके बाद थर्ड पिलर, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स, और उसमें ये अमेज़ॉन और वॉलमार्ट पर और ज़्यादा सख्ती की जाए वगैरह। क्या मुद्दा है भाई, मामला आगे बढ़ने दो फिर देखेंगे, वैसे भी अपनी परीक्षा तो देर से, क्योंकि ये ड्राफ्ट स्टेज में है। उसमें भी ये हुआ, पहले बोला था कि जून महीने तक में सब जनता ने और ई कॉमर्स कंपनियों ने आपत्ति हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस न्यू रूल्स प्लीज़ टेल अस। फिर ई कॉमर्स कंपनियों ने कहा हमको ज़्यादा टाइम चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, तो बोला जुलाई तक स्टडी करें फिर हम आगे का स्टेप लेंगे। तो ये मुद्दा डेवलप हो रहा है, तो इसको डेवलप होने दो, फिर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी का पिलर 4, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें 4A फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में खाद्य तेल में काफ़ी महंगाई पाई गई, तो सरकार ने अब ये सोचा है कि इंपोर्ट हुए पाम ऑयल पर जो कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क लगता है, उसको कम करेंगे। लेकिन आलोचकों का मानना है कि क्योंकि जनता का लाइफस्टाइल पहले से अलग हुआ है, तो फास्ट फूड और ये सब के चलते ऑयल की डिमांड बढ़ी है। भारत में लोकल प्रोडक्शन कम है, हमको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये जो बेचने वाले व्यापारी हैं वो भी मुनाफाखोरी करते हैं, तो ये कुछ सस्ता हो जाए ऐसी, तो मतलब टैक्स कम करेंगे और सस्ता हो जाएगा, मानना मुश्किल है। वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विद इन इंडिया। फिर पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेशनल MSME, खैर इतना काम करने। फिर तमिलनाडु सरकार ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, जिसमें रघुराम राजन और कुछ और लोग हैं। आप उनकी स्टेट सर्विस से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड प्रिपेयर, अदरवाइज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में कुछ मुद्दे जोड़े तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दिस IT इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, वो असल में पायरेटेड मटेरियल आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वो रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर अकाउंट पे बहुत साल पहले कुछ डाला था, फिर अभी अकाउंट ब्लॉक किया, नहीं किया, वो सब फिर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं, एक लाइन में पता होना चाहिए DMC ये चीज़ क्या है, अमेरिका का कानून है इंटरनेट पायरेसी से लड़ने के लिए। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए नियम आसान किए गए। कुल मिलाकर बात यह है, ये सब BPO कॉल सेंटर वगैरह जो चलाते हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपना डेटा, हमारा सर्वर यहाँ पर है, डेटा ऐसे मैनेजमेंट करते हैं, ये हमारे ग्रीवांस ऑफिसर वगैरह डालना होता है। तो क्योंकि कोरोना के चलते सारे दस्तावेज टाइम पे नहीं जमा कर पाते, तो कुछ रिलैक्स करते हैं, तो वो सब हो गई OSP की गाइडलाइन। अब कुछ लोग इसकी भी 5-5 पन्ने की समरी बना दे, भाई कुछ काम कर नहीं इसको। ऐसा ही एक घिसा पिटा मुद्दा है भारत नेट का काम ये था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं पाए। तो नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ये जियो, एयरटेल वगैरह को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और वो लोग जाके सप्लाई करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में क्यों प्रमोट करना चाहिए, वो सारी चीज़ Win20 सीरीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा वगैरह। उसके साथ जुड़ी एक स्कीम है, फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री वो चलाती है, उसको कुछ और वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया है। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 more years। फिर पिलर 5 अर्बनाइजेशन में डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, मतलब ये बिग डेटा एनालिटिक्स करके कि कितना ट्रैफिक, व्हीकल ट्रैफिक है, या कितना पानी रोज़ यूज़ होता है, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उस हिसाब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी सारे काम में और बेहतरी करे। दैट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार। तो ऐसा रैंकिंग बनाया गया, और उसमें गुजरात में सूरत उसे नंबर 1, महाराष्ट्र में पिंपरी चिंदवाड़, मध्य प्रदेश में भोपाल,
काम का है क्या? भाई कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले वो ये समझते हैं कि दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑफकोर्स रैंकिंग के एक दो प्रश्न आते हैं, लेकिन आप देखिए कितने सारे रैंक बने, सोलर रूफटॉप से लेके टॉयलेट में पानी आता है कि नहीं उसका भी नीति आयोग रैंकिंग बनाना शुरू करे क्या? हर चीज़ करते रहेंगे आप। उसी तरह अर्बनाइजेशन में ठीक है, वो लिविंग स्टैंडर्ड्स और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के एक दो रैंकिंग बनाए थे, हमने पहले पढ़े थे, वो बड़ी चीज़ थी। अभी यहाँ पर डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का रैंकिंग भाई इतनी पंचायत, मान लीजिए पूछ भी ले तो आप कितना याद करके जाने वाले हैं? अभी ऐसे समझो कि महीने में 120 पन्ने का आप करंट अफेयर्स पीडीएफ बनाकर फिर कुछ प्रश्न आए और मैं कॉलर बड़े करके बताऊं कि देखो इधर से पूछा गया, रियल एग्ज़ाम में क्या आप उतना याद करके जाने वाले थे? खुद की भी कैपेसिटी का आप मतलब कुछ आकलन कीजिए और इस हिसाब से तैयारी कम ज़्यादा करनी चाहिए और नए टॉपिक पकड़ने चाहिए। क्रॉस सब्सिडाइजेशन, क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए रेलवे के अंदर एक तरफ पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं और दूसरी तरफ गुड्स मतलब मालगाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा हो कि 100 रुपये दोनों जगह से कमाने हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में गरीब लोग होते हैं तो 90 रुपीज़ ही टिकट लेंगे, तो नुकसानी जो हुई उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर क्या करे, गुड्स वाली गाड़ी में 110 रुपये ले। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, 10 रुपये का क्रॉस सब्सिडाइजेशन हुआ। एक चीज़ सस्ती रखने के लिए दूसरों को महंगा या पैसा उनसे मांग के खरीदा बेचा जाए, कोई चीज़ उनसे पैसा लिया जाए और उसकी मदद से गरीबों को सस्ते में मुफ्त में सेवा दी जाए। टैक्स के ज़रिए भी ये होता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड अलग हैं, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, मतलब एक ही प्रकार की चीज़ दो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग प्राइस पे आप दे रहे हैं, एक जगह नुकसान, उसकी भरपाई के लिए दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो रेलवे में तो होता ही है, ऑनलाइन एजुकेशन में कैसा हो सकता है? मित्रों, ये अनअकैडमी, बायजूस वगैरह को तो आप जानते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी और भी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, उनका काम थोड़ा अलग होता है। अनअकैडमी, बायजूस वगैरह क्या करते हैं, डायरेक्ट पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अपने कोर्स बेचते हैं। वैसे कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो कि सीधा स्कूलों को डिजिटल कंटेंट, पावर पॉइंट, ऑडियो वीडियो, टेस्ट सीरीज़ ऐसा पैकेज बनाकर बेचते हैं। पर स्टूडेंट इतना चार्ज होगा और फिर वो बच्चा उस चीज़ को घर पे पढ़ेगा और स्कूल वाले भी ढेर सारी फीस लेंगे और अपना अपना काम चलाते रहेंगे। तो गुजरात सरकार ने सोचा कि हम भी एक ऐसी कंपनी बनाते हैं, गुजरात एजुकेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गेट, जो कि ऐसा सब पावर पॉइंट, टेस्ट सीरीज सब बनाएगा। प्राइवेट स्कूलों को वो पैसा लेकर बेचेगा और उसमें से जो पैसा मुनाफा उसे हुआ उसकी मदद से गवर्नमेंट स्कूल को वही सारा पावर पॉइंट, टेस्ट सीरीज़, वीडियोज़ फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। किधर काम का है? जब आप कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड सम इनोवेटिव आइडियाज़, तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन तो हमने एक्सप्लोर किया अब तक केवल ये रेलवे के अंदर, बहुत खींच के। एरोप्लेन में भी है, एक उड़ान स्कीम है कि जैसे मुंबई से दिल्ली जो फ्लाइट जाती है उस पर ज़्यादा कुछ एक पर्टिकुलर टैक्स मांगा जाता है, एक फ़ीस मांगी जाती है और उसकी मदद से ये गुवाहाटी से मान लीजिए भुवनेश्वर तक फ़्लाइट जा रही है, उसके प्राइस सस्ते रखे जाए, दैट इज़ उड़ान स्कीम। तो वो भी एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। उसी तरह बाकी सब जगहों पर भी ये एक्सप्लोर किया जाए तो सरकार गरीबों को भी अच्छी सेवा दे पाए, ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। गरीबों का ही नाम लिया है तो पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें एक मुद्दा है हंगर। हंगर में चीज़ है वन नेशन वन रेशन कार्ड। मुद्दा क्या है, सपोज़ मुंबई में आपने रेशन कार्ड बनवाया तो वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जिससे आप मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर अनाज खरीद पाएंगे राशन की दुकान पर सस्ते से। लेकिन जब वापस वो आदमी मान लीजिए लखनऊ चला जाए तो वहाँ वो रेशन कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो वन नेशन वन रेशन कार्ड क्या कहता है, इंटर ऑपरेबिलिटी या पोर्टेबिलिटी, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर जगह आप इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो ज़्यादातर स्टेट ने इसको लागू किया, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक लागू नहीं किया है, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी में ये कहा है कि जुलाई 31 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके साथ जुड़े कुछ पोर्टल्स हैं और सरकार एक नेशनल डेटाबेस बनाए अनऑर्गेनाइज वर्कर का वगैरह। खैर ये और डेवलप होगा तो हम देखेंगे। लास्टली इकोनॉमी में अपॉइंटमेंट, तो नीति आयोग में आप जानते हैं उसके बॉस कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद। लेकिन वो डे टू डे काम नहीं देखते, उसके लिए नीचे वाइस चेयरमैन होता है, उसके भी नीचे
एक सीईओ होता है जो असल में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल वर्क सब देखेगा, आईएएस ऑफिसर को बनाते हैं। अमिताभ कांत वो पहले से ही थे, उनको और एक्सटेंड दिया गया है, 1 साल का एक्सटेंशन। तो इकोनॉमी के साथ जुड़े ये कुछ मुद्दे थे फ्रॉम 2021 जून वीक 4। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, एथिक्स वगैरह में भी जानने लायक चीज़ें क्या थी।